हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू पराग ज्योति फॉर रिक्वेस्टिंग दिस टॉपिक। पराग ज्योति ने मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स भेजे हैं, तो आज उन्हीं के लिस्ट में से एक टॉपिक को पिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप स्टाइल मैट्रिक्स। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इस लेक्चर के लिए, बट अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरे डिटेल में समझते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, दैट व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस मॉडल। when you start to manage new people, how would you know that which leadership style you should use? One of the biggest problem in most of the organization is कि जब आप बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर जो लीडरशिप स्टाइल होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो हमेशा एक चैलेंज बना रहता है। मैंने ऑलरेडी लीडरशिप स्टाइल्स कितने तरह के होते हैं उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा, डू वॉच दैट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये काफी डायलेमा रहता है कि हम कैसे चूज करें कि हमारा बेस्ट लीडरशिप स्टाइल क्या होगा। अब इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। मोर इंपॉर्टेंटली जो लोग हैं उनका भी लीडरशिप स्टाइल वैरी करता है, तो इसीलिए ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी सिचुएशन में हम किस तरह के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करें सो दैट कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिले। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, इसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए एरिक फ्लैमहोल्स और वॉने रैडल दो लोगों ने मिलकर एक मॉडल बनाया, एंड दैट मॉडल वाज कॉल्ड एज लीडरशिप स्टाइल मैट्रिक्स, राइट। और इन्होंने 2007 में जो इनकी बुक आई है दैट वाज कॉल्ड एज ग्रोइंग पेन्स। अब ये सब चीजें ना थोड़ा सा ध्यान रखने वाली, क्योंकि कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में काफी आते हैं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फंसा देते हैं कि लीडरशिप मैट्रिक्स किसने दिया था, कौन से बुक में पब्लिश हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट। तो ग्रोइंग पेन्स नाम की बुक थी, उसमें ये पब्लिश हुआ था, ये पूरा का पूरा मॉडल। तो एक बार मॉडल को देख लेते हैं कि मॉडल क्या था, उसके बाद हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब ये देखिए, ये वो मॉडल है, इसमें एक तरफ तो आपको वाई एक्सिस नजर आ रहा है, एक तरफ आपको एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, यहां पर हाई है, यहां पर लो है, ये भी लो है और फिर हाई है, राइट। अब देखते हैं कि इसके वाई और एक्स एक्सिस पे है क्या। तो वाई पे क्या दिख रहा है, प्रोग्रामेबिलिटी, राइट, और यहां पे दिख रहा है कैपेबिलिटी फॉर ऑटोनॉमी। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर इस मॉडल पे दोबारा लौट कर आएंगे। तो एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो वाई एक्सिस क्या है, मैंने आपको बताया, प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी टास्क कितना प्रोग्रामेबल है, राइट। कुछ टास्क होते हैं जो रूटीन टास्क होते हैं, तो रूटीन टास्क में क्या होता है, यू कैन प्रिपेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाकर किसी को भी दे देंगे तो वो उस काम को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव टास्क होते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक पीपल ही कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब। तो वाई एक्सिस पर आपकी जॉब का नेचर क्या है, वो हाईली प्रोग्रामेबल है, मतलब आप उसमें इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, या फिर वो क्रिएटिव है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते और आपको लोगों पर ही छोड़ना पड़ेगा जो अपने लेवल पे अपने विजडम से अपना डिसीजन लेंगे, राइट। अब एक्स एक्सिस है, वो क्या है, एक्स एक्सिस बताता है कि एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज कैसी है, मतलब वो कितनी ऑटोनॉमी खोजता है, वो हाई ऑटोनॉमी ढूंढता है या वो लो ऑटोनॉमी ढूंढता है। मतलब अगर वो, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन स्किल्ड होता है, हाईली ट्रेन्ड होता है, तो वो ऑटोनॉमी पसंद करता है, उसको लोगों का इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि यार मैं ये खुद से अच्छा कर सकता हूं, मुझे छोड़ दिया जाए। ऑन द अदर साइड कुछ लोगों का जो अगर एक्सपर्टीज नहीं है या उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वो हैंड होल्डिंग पसंद करते हैं, उनको लगता है कि कोई हमें डायरेक्ट कर दे, हमें इंस्ट्रक्ट कर दे, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, तो वो खुश होते हैं। मतलब पीपल हैव ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ their orientation, either they look for more autonomy or they look for less autonomy। तो ये हो गया हमारा x और y एक्सिस जो इस मॉडल में हमने देख लिया, राइट। अब इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लीडरशिप स्टाइल्स भी बताए हैं, जैसे ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो लेट अस बिगिन विद क्वाड्रेंट 1। अब क्वाड्रेंट 1 में दो लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात होती है। जो पहला लीडरशिप स्टाइल है दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। अब ऑटोक्रेटिक क्या होता है, हम सबको कहीं ना कहीं आइडिया है। यहां पर क्या होता है, यू इशू इंस्ट्रक्शंस विदाउट एक्सप्लेनेशन। बेसिकली आप किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, जो आपको ठीक लगता है वो करते हैं, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट ऑटोक्रेटिक। एंड यू एक्सपेक्ट योर टीम मेंबर्स टू फॉलो देम विदाउट क्वेश्चन। और आप यही उम्मीद भी करते हैं अपने टीम मेंबर से कि वो आपसे कोई क्वेश्चनिंग ना करें और सिर्फ फॉलो करें जो भी आप कह रहे हो, जो आपको सही लगता है, आपकी बात सबको माननी पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस, राइट। सेकंड थिंग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज it might seem repressive but the style can be very effective in some situation। अब ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि ऑटोक्रेटिक अच्छा लीडरशिप स्टाइल नहीं है। ये क्या बात हुई कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, हमें जो लगता है हम वो करें। बट कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर कि यही स्टाइल सबसे बेहतर माना जाता है। उसका रीजन क्या है, जहां पर टीम जो है वो कंप्लीटली लीडर पे डिपेंडेंट है, टीम इतनी एफिशिएंट ही नहीं है, लीडर पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली वहां पे लीडर का डिसीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर कर जाता है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि
कोई जॉब है जो पर्टिकुलर तरीके से करनी है, जो किसी भी टीम मेंबर्स को नहीं आती, वो सिर्फ लीडर को ही आता है, तो ऑब्वियसली लीडर की बात को सुनना ही वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाएगा तो वो आपको नुकसान कर देगा, राइट। कई बार सिचुएशन होती है, क्राइसिस हो रहा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है, तो वहां पर भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब ये नहीं होता कि ये खराब ही होता है, काफी सिचुएशंस में ये अच्छा भी हो सकता है। बट अगेन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एक हेल्दी बैलेंस बनाना पड़ेगा। हेल्दी बैलेंस का मतलब ये है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक आपके पास होना चाहिए, एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, कितना परसेंट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आप चाहते हैं। अब यहाँ पे जो बैलेंस है उसमें एक पॉइंट में और ऐड करूंगा, मतलब एक बात तो पक्की है कि लीडर को असर्टिव होना है, लीडर को स्ट्रेंथ से डिसीजन लेने, दैट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन आपको काइंडनेस भी रखनी है, राइट। ऑटोक्रेटिक का मतलब ये नहीं है कि आप क्रूअल हो जाए, ठीक है, आप अपनी बात को कहें और लोगों को फॉलो करने दें, बट ऑब्वियसली यहाँ पे क्रूअलनेस नहीं है, यहाँ पे काइंडनेस होना जरूरी है। दैट इज व्हाट द बैलेंस इज ऑल अबाउट, राइट। और इसी वजह से अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको गुड वर्क के लिए उसको प्रेज भी करें, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें ताकि वो उससे इंप्रूव कर पाए, राइट। तो दैट वाज योर क्वाड्रेंट 1 में जो पहला लीडरशिप स्टाइल था वो ऑटोक्रेटिक था। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। अब इस क्वाड्रेंट 1 में ही जो सेकंड लीडरशिप स्टाइल है दैट इज कॉल्ड एज बेनोवोलेंट ऑटोक्रेटिक। बेनोवोलेंट ऑटोक्रेटिक का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, काफी सिमिलर है ऑटोक्रेटिक से, लेकिन कुछ छोटे से डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे जो अप्रोच है वो थोड़ी सी पार्टिसिपेटिव है। पार्टिसिपेटिव का मतलब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि आप इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं लेकिन आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या था, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे, आप कहते थे भाई ए काम करना है तो ए काम करना है। अब यहां पर आप क्या कह रहे हो, आप कहते हो ए काम करना है और क्यों करना है उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को देते हो, तो उससे वो बेनोवोलेंट ऑटोक्रेटिक बन जाता है ऑटोक्रेटिक से, राइट। इससे जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने रीजंस बता देते हो अपने टीम को कि हम क्यों इस काम को करने जा रहे हैं, और उसकी वजह से टीम को भी कहीं ना कहीं कंप्लीट क्लैरिटी रहती है कि अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो आराम से उसको कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज उनको ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऑटोक्रेटिक में क्या था, उनको ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, हो सकता है काफी लोग आपकी बात से सहमत भी ना हो लेकिन फिर भी उस काम को करेंगे। लेकिन बेनोवोलेंट ऑटोक्रेटिक में अगर आपने लोगों को समझा दिया कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए, आपके लिए कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है, तो डेफिनेटली बाकी लोगों का भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। एज योर टीम इज वर्किंग प्रैक्टिस मैनेजमेंट आर वॉन्डरिंग अराउंड सो दैट यू आर अवेलेबल फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब यहाँ पर आपका रोल क्या है, आपका रोल क्या है कि आप घूम घूम कर लोगों का काम देखें, वो किस तरह का काम कर रहे हैं और उनको टाइम टू टाइम फीडबैक भी प्रोवाइड करें, प्लस अगर उनको कोई इशू आ रहा है तो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 का मतलब क्या है, एक बार क्वाड्रेंट 1 फिर से देख लेते हैं। क्वाड्रेंट 1 हमारा क्या था, जहां पर की टास्क बहुत हाईली प्रोग्रामेबल है, मतलब आप आराम से इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको कोई क्रिएटिविटी वाला जॉब नहीं है और लोग ऑटोनॉमी भी यहां पर नहीं ढूंढ रहे। तो इस बेसिस पर आपके दो लीडरशिप स्टाइल बन गए, ऑटोक्रेटिक और बेनोवोलेंट ऑटोक्रेटिक। अब क्वाड्रेंट 2 की तरफ बढ़। क्वाड्रेंट 2 में फिर दो लीडरशिप स्टाइल है। पहला जो है वो दैट इज कॉल्ड कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव का क्या मतलब है, व्हेन लीडर आस्क योर टीम मेंबर्स फॉर देयर इनपुट एंड ओपिनियन बट यू स्टिल हैव द फाइनल से। अब यहां पर क्या होता है कि जो लीडर होता है वो आपसे ओपिनियन मांगता है अपने टीम मेंबर से, दे आस्क फॉर इनपुट, दे आस्क फॉर ओपिनियन, दे आस्क फॉर देयर प्रेशियस आइडियाज, बट at the end of the day the final decision will be taken by the leader only। तो कंसल्टेटिव तो आप हो रहे हैं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जो टीम मेंबर है वो आपकी लीडरशिप डिसीजन को चेंज कर देगा, फाइनल डिसीजन हमेशा आप ही लेंगे। बिल्ड ट्रस्ट इन योर टीम, व्हेन यू ट्रस्ट देम obviously your team member will provide feel comfortable and offer your opinion and reactive। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन कहती तो है that we are very consultative in nature, बट होता क्या है कि जब कोई अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है तो हम जनरली उनके आइडियाज को अप्रिशिएट नहीं करते, और उस वजह से क्या होता है कई बार तो हम उनको पनिश भी करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोग आइडियाज देना ही बंद कर देते हैं। तो अगर आपको आइडियाज लेना है तो पहले अपनी टीम पे ट्रस्ट करें और उनके आइडियाज को पॉजिटिवली ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें, ठीक है। आप बाद में उसको एग्जीक्यूट करें या ना करें, बट एटलीस्ट अप्रिशिएट पीपल फॉर देयर आइडियाज। बी ओपन फॉर द आइडियाज एंड सजेशंस, ऑब्वियसली ओपन रहे हमेशा। लेट द टीम मेंबर्स स्पीक, हमेशा उनको बोलने का मौका दे। मोर इंपॉर्टेंटली इफ यू क्रिटिसाइज और डिसमिस योर टीम मेंबर सजेशन दे विल क्विकली स्टॉप स्पीकिंग अप। जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे या उनको नीचा दिखाएंगे या उनको चांस नहीं देंगे तो ऑब्वियसली दे विल नॉट स्पीक अप अगेन, वो दोबारा नहीं बोलेंगे। और ये बहुत कॉमन है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कि लोग बिल्कुल नहीं बोलते, चुप करके बैठे रहते हैं, सिर्फ नए नए लोग बोलते हैं, जो नए नए रिक्रूट्स होते हैं, जो पुराने लोग हैं 15 साल से 20 साल से कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि हमने काफी बोल लिया लेकिन कभी भी हमारे आइडियाज को वैल्यू नहीं मिली। अब इसके बाद जो इसी में सेकंड क्वाड्रेंट, इसी क्वाड्रेंट 2 में एक और लीडरशिप स्टाइल है एंड दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव, जो कि कंसल्टेटिव से एक लेवल ऊपर है। उसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर तो है बट एक लेवल ऊपर है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, फाइनल से तो ऑब्वियसली यहां पर भी आपके पास होगा, बट यहां पे क्या होगा
that you depend on your group to develop ideas, not just offer ideas. मतलब यहां पर सिर्फ आइडियाज आपको लेना नहीं है, आप उनको मौका देंगे कि वो खुद से भी डेवलप कर सके किसी आइडिया के ऊपर, कोई खुद से भी वो काम को एग्जीक्यूट कर पाए, उनकी कंप्लीट पार्टिसिपेशन मिले, ना कि सिर्फ उनका कंसल्टेशन मिले. दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव इज. The participative style is more about group problem solving and brainstorming. तो यहाँ पर जो मेन आपका तरीका क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब टेकिंग आइडियाज फ्रॉम एवरीवन, राइटिंग इट ऑन द बोर्ड एंड देन आपस में मिलकर के एक डिसीजन लेना. ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन तो आप ही का होगा, बट फिर भी काफी सारे इनपुट्स आपको लोगों से मिल जाएंगे और काफी सारे आइडियाज भी लोगों ने डेवलप करके वो आपको दे सकते हैं. To use this participative style successfully, use group decision making and group problem solving tools to ensure that each person's voice is heard equally. जैसा कि हमें पहले ही पता है, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, जहां की सब लोग बराबरी से बोले, जहां पर एक फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिले और सबके पास एक इक्वल चांस हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट एंड दैट इज कॉल्ड कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव. अब सेकंड क्वाड्रेंट को देख लेते हैं एक बार. अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, दोनों हाई है, प्रोग्रामेबिलिटी भी और हाई है जॉब ऑटोनॉमी भी. आप आराम से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कंप्लीटली पॉसिबल है. ऑन द अदर साइड आप यहीं पर लोगों को ऑटोनॉमी भी चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर उनको ऑटोनॉमी चाहिए तो उनको ऑटोनॉमी दीजिए. अगर आप उनको ऑटोनॉमी देंगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा मिलेगा. अब यहीं पर मैं आपको क्वाड्रेंट 3 भी दिखाना चाहता हूं, बिकॉज क्वाड्रेंट 3 में भी आप देखेंगे लीडरशिप स्टाइल सेम है, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव. मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3, इन दोनों जगह पर सेम लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है. क्यों किया जाता है मैं आपको भी समझा देता हूं. यहां पर आपने लोगों के ऑटोनॉमी को देखा और इसी वजह से आपने पार्टिसिपेटिव स्टाइल को फॉलो किया. जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लोगों को ऑटोनॉमी उतना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अगेन यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ लो है, प्रोग्रामेबिलिटी भी लो है एंड ऑटोनॉमी भी लो है. मतलब लोग इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, पहली बात तो ये हो गई. और दूसरी बात ये हो गई कि प्रोग्रामेबिलिटी भी लो है, मतलब क्रिएटिविटी चाहिए काम के ऊपर. दैट मींस कि लोगों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए. तो वहां पर क्या होगा कि आपको भी बहुत क्लैरिटी नहीं है और टीम मेंबर्स को भी बहुत क्लैरिटी नहीं है. तो अगर आप आपस में मिलकर काम करेंगे, वही कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव मॉडल को फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको क्वाड्रेंट 3 में भी फायदा देखने को मिलेगा. तो मतलब क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 में सेम लीडरशिप स्टाइल को हम फॉलो करते हैं. एक बार क्वाड्रेंट 3 के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. क्वाड्रेंट 3 है क्या? क्वाड्रेंट 3 में मैंने आपको बता दिया, इफ यू आर लीडिंग अ हाईली क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट जो बहुत क्रिएटिव है, with a person or with team members who don't want autonomy. Obviously वो autonomy भी नहीं चाहते, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत क्रिएटिव है. ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट बहुत क्रिएटिव है तो क्या होगा, दे नीड डायरेक्शन एंड इनपुट एंड इंटरेक्शन. तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं, वो आपसे डायरेक्शन चाहते हैं, आपसे इनपुट्स चाहते हैं, आपसे इंटरेक्शन चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी क्रिएटिव है और एट द सेम टाइम वो आपके इनपुट्स को भी ढूंढ रहे हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो दो सेम मैंने आपको बताया, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव, सेम फॉलो होगा इन द क्वाड्रेंट 3. लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रेंट 4 नाउ. क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है, यहाँ पे फिर दो स्टाइल है. वन इज कॉल्ड कंसेंसस, अदर इज कॉल्ड लेसस फेयर. अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर हम क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं. कंसेंसस का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, रादर देन बिकमिंग अ बॉस, बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम. आप बॉस मत बनिए, आप टीम का पार्ट बनिए, आप लोगों के साथ मिलकर काम करें. एंड दैट इज जिसको हम कहते हैं लीडरशिप बाय एग्जांपल. पहले काम करके दिखाइए, लोग टीम मेंबर्स के साथ जुड़िए. उसमें क्या होगा कि एक बहुत ही कंसेंस देखने को मिलेगा, एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग देखने को मिलेगी. Ensure that your team member understand his or her responsibility when you use this style. अब यहाँ पर एक चीज का क्वेश्चन रखना है कि आप इस स्टाइल को तभी फॉलो करें जब आपको लगता है कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं. मतलब आप अपना काम देखेंगे, बाकी टीम मेंबर्स अपना काम देखेंगे, आप एक दूसरे में आपको इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट इज कॉल्ड कंसेंसस. जबकि हम लेसस फेयर की अगर हम बात करें, लेसस फेयर को हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है कि इसमें होता है कंप्लीटली हैंड्स ऑफ. कंप्लीट हैंड्स ऑफ मतलब लीडर छोड़ देता है सारे लोगों को कि आप अपने लेवल पर अपने हिसाब से अपना जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से डिसीजन को लीजिए. कंप्लीट फ्रीडम देखने को मिलता है टू द टीम मेंबर्स. एंड दैट इज व्हाई यहां पर आप टीम मेंबर्स को क्यों आप फ्रीडम दे सकते हैं, क्योंकि उनमें नेसेसरी स्किल्स हैं. दे आर हाईली स्किल्ड, दे आर मोटिवेटेड, दे आर इंटेलिजेंट, तो उनको फ्रीडम दी जा सकती है. लेकिन कहीं कहीं पर आपको इंटरवीन करना पड़ेगा. जहां पर भी अगर उनको रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस जगह पर आपके इंटरवेंशन की भी रिक्वायरमेंट होगी. क्योंकि लेसस फेयर और कंसेंसस यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेंट 4 को एक बार फिर से देख लेते हैं. क्वाड्रेंट 4 में आप क्या देख रहे हैं कि हाईली जॉब ऑटोनॉमी, मतलब लोगों को फुल ऑटोनॉमी चाहिए, प्रोग्रामेबिलिटी बहुत लो है. मतलब क्रिएटिव जॉब है और ऑटोनॉमी भी चाहिए. तो इस सिचुएशन में बेस्ट होगा लोगों को छोड़ दें, लेट देम वर्क, जो बेस्ट आपको लगता है उस हिसाब से अपना डिसीजन लें. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मॉडल. आई होप आपको लीडरशिप मैट्रिक्स समझ में आ गया हो. कुछ भी अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. So thanks for watching.
कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नोट्स वाले लेक्चर को एक बार देख लें, उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आप इसको ओबी वाले सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगले सेक्शन में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।